हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसका ऐसे सेक्शन में से ऐसे नंबर 1 जिसका नाम है माय वॉच। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और फनी भी है कहीं ना कहीं ये पूरा ऐसे। और एंड में ये ऐसे आपको एक मैसेज भी देखा जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर जिसने हमारा ये ऐसे लिखा है। सो द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज द ऑथर ऑफ दिस ऐसे। इनका नाम है, मैं बोलना चाहूँगी इनका रियल नेम है सैमुअल एल क्लेमेंस। क्या नाम है इनका? सैमुअल एल क्लेमेंस। इनका बर्थ ईयर 1835 में हुआ था और इनकी डेथ ईयर 1910 में हुई थी। हु यूज्ड द स्यूडोनिम मार्क ट्वेन। अब ये जो वर्ड है स्यूडोनिम, इसका मतलब होता है कि जब कोई राइटर अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ करता है, कोई दूसरा नाम यूज़ करता है, जिस नाम से वो अपनी राइटिंग की, अपनी नॉवेल्स की इंडस्ट्री में फेमस है, वो नाम यूज़ करता है, उसे हम सुडोनियम कहते हैं। तो ये सुडोनियम यूज़ करते थे मार्क ट्वेन, यानी कि इनका रियल नेम था सैमुअल एल क्लेमेंस, लेकिन ये राइटिंग की इंडस्ट्री में अपना नाम यूज़ करते थे मार्क ट्वेन और इसी नाम से ये फेमस भी हुए। वो एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट थे, यानी हंसी मजाक की चीज़ें बहुत लिखते थे ह्यूमर के ऊपर। ये जो ऐसे हम पढ़ेंगे ये भी काफ़ी आज बहुत फनी सा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे एंड नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार भी थे। Brought up in the small town of Hannibal, Missouri, Mark Twain had less than 10 years of schooling. तो इनका जन्म और इनका पढ़ना और बढ़ना एक छोटे से शहर में हुआ था, हैनिबल के, जो मिसौरी में है, और इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई 10 साल से भी कम की है। He worked as a printer's apprentice, a steamboat pilot and a journalist. तो एक प्रिंटर की दुकान पर ही अप्रेंटिस थे यानी ट्रेनी थे, उसके अंडर एज अ ट्रेनी काम करते थे, स्टीम बोट में पायलट थे और एक जर्नलिस्ट थे न्यूज़पेपर के। इन द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ही ड्रू ऑन हिज बुक चाइल्डहुड। तो जो इनकी किताब थी जिसका नाम था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, इसमें इन्होंने अपने खुद के चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के बारे में लिखा है। The Adventures of Huckleberry Finn, which was planned merely as a sequel, went on to become a masterpiece. तो इसी बुक का सीक्वल यानी सेकंड पार्ट बनी द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, और इस किताब में ये सीक्वल थी यानी सेकंड पार्ट थी, और ये किताब बहुत ही मास्टरपीस यानी बहुत ही एक्सेलेंट हुई, बहुत हिट गई मार्केट में। द स्टोरी बीइंग नरेटेड थ्रू एन अनएजुकेटेड बॉय। और इस किताब में जो स्टोरी थी वो कौन नरेट कर रहा है, कौन बता रहा है? एक अनएजुकेटेड बॉय यानी एक अनपढ़ छोटा लड़का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऑथर। और अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे इस पूरे ऐसे के बारे में। तो ऐसे हमारे ऑथर के बारे में है जिसकी वॉच ख़राब हो जाती है। इन्होंने ये वॉच सिर्फ $200 की ली थी, लेकिन 18 महीने बढ़िया चलने के बाद ये वॉच एक दिन इनसे गिर गई, और जब गिरी तो ये वॉच मेकर यानी घड़ी बनाने वाले, रिपेयर कराने वाले इंसान के पास ले गए। उसने इस घड़ी को खोला, एक आध कुछ पार्ट ठीक किया। जब पार्ट ठीक किया तो वही थोड़ी बहुत सही चलने लगी, लेकिन 4 मिनट पीछे हो गई। फिर कुछ दिक्कत हुई, फिर एक और वॉच मेकर के पास गए वो, तो उन्होंने फिर कुछ घड़ी को खोला, उसका पार्ट ठीक किया। अब घड़ी कभी चल रही थी, कभी रुक रही थी, कभी 18 घंटे कवर कर ले रही थी 12 घंटे में, कभी सिर्फ 6 घंटे कवर कर रही थी पूरे 12 घंटे में। तो इस तरीके से घड़ी ऑन एंड ऑफ एन नंबर ऑफ अनगिनत वॉच मेकर्स के पास जा जाके हमारे ऑथर ने $2000 से $3000 खर्च कर लिए सिर्फ रिपेयरिंग में, तभी भी घड़ी ठीक नहीं हुई। आखिरी में ऑथर परेशान हो जाते हैं और फाइनली वो कहते हैं कि मुझे ये घड़ी पे अब इन्वेस्ट करना ही नहीं है, खर्चा करना ही नहीं है। कहाँ मैंने चंद $200 की खरीदी थी, कहाँ मैं $2000 से $3000 इसकी रिपेयरिंग में ही खर्च कर दिए मैंने। और यहाँ पे वो गिव अप कर देते हैं अपनी वॉच पे कि अब मुझे इस पर इन्वेस्ट या खर्चा नहीं करना है। और एंड में वो देते हैं एक मैसेज। सो वो मैसेज क्या है वो हम एंड में पढ़ेंगे। एंड नाउ लेट्स रीड आवर ऐसे। अब जो आपका ऐसे है वो 2 पार्ट्स में है, तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 1, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आएगा। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 1। माई ब्यूटिफुल न्यू वॉच हैड रन 18 months without losing or gaining and without breaking any part of its machinery or stopping.
तो ऑथर कहते हैं कि मेरी बहुत सुंदर सी जो मेरी नई घड़ी है वो 18 महीने बढ़िया चली। नई घड़ी ली थी जो 18 महीने चली विदाउट लूजिंग और गेनिंग। लूजिंग और गेनिंग यानी ना कभी इसका टाइम धीरे चला ना कभी ये टाइम से फास्ट चली, बिल्कुल परफेक्टली 18 महीने चली। इसका कोई पार्ट नहीं टूटा 18 महीने तक। इसकी मशीनरी में अंदर, घड़ी के अंदर जो मशीन होती है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कभी भी अचानक से स्टॉप भी नहीं हुई इन 18 महीनों में। I had come to believe it infallible in its judgments about the time of day and to consider its constitution and its anatomy imperishable. अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। Infallible का मतलब है never making mistakes, कोई ऐसी चीज़ जो कभी गलती नहीं कर सकती है। Anatomy का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, घड़ी के ऊपर से जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है वो। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? द थिंग विच विल लास्ट फॉर एवर, एक ऐसी चीज जो हमेशा अनंत काल तक चलेगी, कभी ना टूटेगी ना कभी खराब होगी। तो ऑथर कहते हैं कि मैं तो इस कदर बिलीव करने लगा था, मेरे अंदर तो ये बिलीव हो गया था कि भाई मेरी घड़ी इनफॉलेबल है, यानी कभी भी कोई मिस्टेक या कोई गलती नहीं कर सकती है और दिन का कोई भी टाइम गलत नहीं बता सकती है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी एनाटॉमी है, जो उसकी बनावट है, वो कभी भी खराब नहीं होगी, वो हमेशा ऐसी की ऐसी, फॉर एवर ऐसी की ऐसी नई ही दिखेगी मेरी घड़ी। बट एट लास्ट वन नाइट आई लेट इट रन डाउन, लेकिन एक दिन रात में आई लेट इट रन डाउन यानी ये घड़ी मुझसे छूट गई, यानी मुझसे गिर गई। आई ग्रीव्ड अबाउट इट। ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेट फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी दुख की बहुत ज़्यादा मात्रा आपके अंदर आ गई है। तो ऑथर को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि मेरी घड़ी मुझसे गिर गई। एज इफ इट वर अ रिकग्नाइज्ड मैसेंजर एंड अ फोर रनर ऑफ कैलामिटी। तो इस लाइन का मतलब है कि मुझे इतना दुख हुआ मेरी घड़ी गिरने का कि ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई कैलामिटी, कोई आपदा आ गई है, कोई विपदा आ गई है, कोई भूचाल आ गया कि अरे मेरी घड़ी गिर गई। बट बाय एंड बाय आई चीयर्ड अप। तो ऑथर बोलते हैं फिर धीरे धीरे मैं चीयर अप होने लगा, यानी थोड़ा सा मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। सेट द वॉच बाय गेस। फिर बोलते हैं ऑथर कि मैंने गेस करके, थोड़ा तुक्का लगा के कि हाँ अभी ये टाइम हो रहा होगा, मैंने अपनी वॉच का टाइम सेट कर दिया। एंड कमांडेड माई बोर्डिंग्स एंड सुपरस्टिशंस टू डिपार्ट। बोर्डिंग्स का मतलब क्या होता है? अ फीलिंग दैट समथिंग इविल विल हैपन, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ इविल, कुछ बुरा होगा। और सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास। डिपार्ट यानी चले जाए। तो इस लाइन का मतलब है कि ऑथर कहते हैं कि मैंने घड़ी का टाइम गेस करके यानी थोड़ा तुक्का लगा के सेट कर दिया था और खुद को मैंने कमांड किया, यानी खुद को मैंने ये समझाया कि ये जो फीलिंग तुम्हें आ रही है ना कि कुछ बुरा होगा, ये अंधविश्वास कि मेरे पे कोई आपदा आ गई, मेरी घड़ी गिर गई, ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे मेरे अंदर से डिपार्ट हो गई, यानी चली गई, यानी अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगा, ऑथर कहते हैं। Next day, I stepped into the chief jewelers to set it by the exact time, and the head of the establishment took it out of my hand and proceeded to set it for me. अब ऑथर कहते हैं अगले दिन मैं चीफ ज्वेलर, एक मेन ज्वेलर की दुकान थी, वहाँ पे मैं गया इस घड़ी का एग्जैक्ट एकदम करेक्ट टाइम सेट करवाने के लिए। और जो उनकी स्टैब्लिशमेंट यानी जो इस बिजनेस का जो हेड था वहाँ पे, वो चीफ ज्वेलर का जो बिजनेस का जो हेड था आदमी, उसने मेरे हाथ से घड़ी उतारी और फिर शुरू कर दिया मेरे लिए सेट करना, घड़ी को ठीक ठाक करना उसने। देन ही सेड शी इज 4 minutes स्लो, रेगुलेटर वॉन्ट्स पुशिंग अप। अब घड़ी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शी। शी यानी हियर यूज्ड फॉर अ वॉच, पर्सोनिफिकेशन यूज्ड, यानी शी यूज करा जाता है इंसानों के लिए। बेसिकली जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उसके लिए हम शी वर्ड यूज करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्ड शी यूज हुआ है एक वॉच के लिए, यानी वॉच को ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट से दिया जा रहा है, कंपेयर करा जा रहा है इंसानों से। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन, कि जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन क्वालिटी से अटैच कर देते हो तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो घड़ी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है क्योंकि घड़ी एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए इन्होंने यूज किया है वर्ड शी, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। फाइन। तो वो जो चीफ ज्वेलर का जो हेड था वहां पे, उसने बोला कि ये जो घड़ी है शी इज 4 minutes स्लो,
ये 4 मिनट धीरे चलेगी आपकी घड़ी, धीरे चल रही है, ये दिक्कत है। और इसके अंदर जो रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा बस मैं पुशअप करता हूँ, थोड़ा बहुत ठीक करता हूँ, तो आपकी घड़ी ठीक हो जाएगी। I tried to stop him, tried to make him understand that the watch kept perfect time. But no, all this human cabbage could see that the watch was 4 minutes slow and the regulator must be pushed up a little. तो ऑथर बोलते हैं मैंने उसको बहुत कोशिश करी रोकने की, कि भैया उसको समझाने की मैंने कोशिश की कि भैया मत खोलो मेरी घड़ी को, घड़ी बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखा रही है, सिर्फ 4 मिनट धीरे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन नहीं, ये जो ह्यूमन कैबेज, ये जो इंसान था, मीन्स ये जो स्टूपिड पर्सन था, उसने मेरी एक ना सुनी। उसको तो बस ये लग रहा था कि घड़ी 4 मिनट धीरे चल रही है और जो रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा पुशअप करना है, और उसने मेरी एक नहीं सुनी। And so while I danced around him in anguish and implored him to let the watch alone, he calmly and cruelly did the shameful deed. तो anguish का मतलब क्या होता है? मेंटल पेन, ग्रेट मेंटल पेन, जब आपको बिल्कुल हेडेक हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। और इम्प्लोड का मतलब होता है टू बेग समवन, जब आप लिटरली किसी से भीख मांगते हो। तो ऑथर बोलता है ऐसा लग रहा था मैं उसके आसपास नाच रहा था, टेंशन हो रही थी मुझे, मैं भीख मांग रहा था उससे कि मत खोलो मेरी घड़ी को, लेकिन उस स्टूपिड इंसान ने मेरी एक न सुनी और उसने कामली, बड़े आराम से और बड़े क्रूअली, यानी बहुत ही जालिमों की तरह उसने ये शर्मनाक काम किया। यानी उसने अपनी मनमानी करी, मेरी सुनी नहीं और मेरी घड़ी खोल के उसको सेट करने लग गया। माई वॉच बिगैन टू गेन, अब जब उसने घड़ी मुझे ठीक करके दी तो माई वॉच बिगैन टू गेन, यानी अब मेरी घड़ी तेज चलने लग गई। पहले तो सिंपल 4 मिनट धीरे चल रही थी, ठीक है, अब मेरी वॉच गेन करने लग गई, यानी टाइम तेज चलने लग गया मेरी घड़ी में। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, और हर दिन तेज तेज चलती ही जा रही थी मेरी घड़ी। विद इन अ वीक इट सिकन्ड टू अ रेजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड। रेजिंग का मतलब क्या होता है? इन अ क्रेजी मैनर, बिल्कुल पागलों की तरह। तो एक हफ्ते के अंदर तो घड़ी जैसे बीमार हो गई और पागलों की तरह, जैसे लगता है घड़ी को कोई बुखार चढ़ गया था, और वो 150 शेड स्पीड पे मेरी घड़ी चलने लग गई एक हफ्ते के अंदर। एट द एंड ऑफ 2 months it had left all the timepieces of the town far in the rear and was a fraction over 13 days ahead of the almanac. टाइम पीसेस का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग टाइम। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम टाइम पीसेस कहते हैं। रेयर यानी बिहाइंड, पीछे छोड़ देना। एल्मेनैक का मतलब क्या होता है? कैलेंडर, कैलेंडर जो हम यूज करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि भाई 2 महीने जब होने वाले थे तो 2 महीने के आखिरी में तो ऐसा लग रहा था मेरी घड़ी ने इस दुनिया के सारे टाइम पीसेस, सारे टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को पीछे छोड़ दिया है शहर में, और 13 दिन, कितने डेज? 13 डेज कैलेंडर से आगे चलने लगी मेरी घड़ी। कैलेंडर से भी 13 दिन आगे चलने लगी, इतनी फास्ट हो गई मेरी वॉच रिपेयर करने के बाद। इट वॉज अवे इन नवंबर एंजॉइंग द स्नो while the October leaves were still turning. अब ये जो वर्ड है इट, ये किसके लिए यूज किया गया है? वॉच के लिए। तो वो बोल रहे थे कि अभी प्रेजेंटली अक्टूबर चल रहा था और लीव्स वर स्टिल टर्निंग, यानी कि पतझड़ का महीना चल रहा था, पत्तियां ग्रीन से येलो होने वाली थी, पत्तियां झड़ रही थी, अभी वो टाइम चल रहा था, लेकिन घड़ी तो 13 दिन आगे पहुंच गई। तो बेसिकली घड़ी नवंबर का टाइम दिखा रही थी जब स्नो होता है। तो वो बता रहे हैं कि घड़ी तो स्नोफॉल एंजॉय कर रही थी नवंबर का महीने का, यानी उस टाइम पे चल रही थी, जबकि प्रेजेंटली भी अक्टूबर चल रहा है, पतझड़ का महीना, लीव्स ग्रीन से येलो हो रही थी, इस तरीके से टाइम चल रहा था। इट हरिड अप हाउस रेंट, bills payable and such things in such a ruinous way that I could not abide it. Ruinous का मतलब क्या होता है? Causing serious problems with money matters. जब पैसों के मामले में कुछ सीरियस प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने लगे तो उसे हम ruinous कहते हैं। Abide का मतलब क्या होता है? Not able to tolerate something. जब आप कोई चीज़ tolerate अब नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे कोई चीज़। तो ऑथर बोलते हैं क्योंकि घड़ी तेज चल रही थी तो मुझे बार बार वो अलार्म बजा रही थी कि भाई अरे हाउस का जो रेंट है, घर का जो किराया है, वो पे करने का टाइम आ गया, जबकि अभी टाइम भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, वो नवंबर में पहले से ही बता रही थी।
तो दिसंबर की चीज़ वो नवंबर में बता रही है और ऑलरेडी अभी अक्टूबर चले थे क्योंकि घड़ी 13-15 दिन आगे पहुंच गई थी। भाई कुछ बिल्स देने तो उसका भी बार बार अलार्म दे रही थी कि बिल पे करना है, बिल पे करना है, और ऐसी बहुत सी मनी मैटर की चीज़ें बार बार बता रही थी, जिससे ऑथर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए और उनको उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या ही फालतू कर रही है ये मेरी घड़ी। आई टुक इट टू द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड। अब इसको हमारे ऑथर फिर से एक वॉच मेकर के पास ले गए उसको रेगुलेट कराने के लिए, यानी सही कराने के लिए। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर्ड। तो ये वाला वॉच मेकर ऑथर से पूछता है क्या पहले कभी आपने इस घड़ी को रिपेयर कराया है? आई सेड नो, इट हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग। अब ऑथर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने कभी कुछ रिपेयर नहीं कराया, इसको कभी रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑथर ने कुछ भी नहीं बताया। He looked a look of vicious happiness and eagerly pried the watch open and then put a small dice box into his eye and peered into its machinery. Vicious का मतलब क्या होता है? Likely to destroy something. Vicious happiness आ गई थी उस वॉच मेकर के चेहरे पे, यानी ये सुन के वो वॉच मेकर बहुत खुश हो गया कि अच्छा अरे पहले कभी रिपेयर नहीं किया, चलो अब मैं मतलब ऑथर को ऐसा लग रहा था कि मनी मनी इतना खुश हो रहा है ये बात सुन के कि अब ये मेरी घड़ी डिस्ट्रॉय करेगा, यानी अब ये भी मेरी घड़ी को खोलेगा और इसकी मशीनरी चेक करेगा। प्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राई टू फाइंड आउट, कुछ ढूंढे कि भाई कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उस वॉच मेकर ने भी यही किया, घड़ी को खोला और ढूंढने की कोशिश करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उसने एक छोटा सा डाइस बॉक्स ऐसे अपनी आंख पे रखा और पूरे जो घड़ी के अंदर मशीनरी होती है उसको पूरा उसने चेक किया। He said it wanted cleaning and oiling besides regulating and asked me to come in a week. इस वाले वॉच मेकर ने बोला कि भाई घड़ी में रेगुलेशन की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ में थोड़ी क्लीनिंग करेंगे और थोड़ी ऑयलिंग करेंगे, साफ सफाई ऑयल वॉयल लगा के घड़ी को सही करेंगे, तो अब आप एक हफ्ते बाद आना घड़ी लेने मुझसे। After being cleaned and oiled and regulated, my watch slowed down to that degree that it ticked all appointments I go to, missing my dinner. अब भैया एक हफ्ता हो गया, ऑथर गए अपनी घड़ी लेने के लिए, अब क्लीनिंग भी हो गई, ऑयलिंग भी हो गई, रेगुलेट भी हो गई, पूरी घड़ी सब बढ़िया हो गया। अब इनकी वॉच बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। पहले तो इतनी तेज़ चल रही थी कि पहले से ही सब चीज़ें बता रही थी, अब इतनी स्लो हो गई इनकी घड़ी, इतनी स्लो हो गई। टिक्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक रेगुलर शॉर्ट साउंड, जो घड़ी की टिक टिक की जो आवाज़ होती है उसे हम टिक कहते हैं। तो अब इस कदर की स्लो डाउन हो गई इनकी वॉच कि भैया जितने भी इनके मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स थे ऑथर के वो सब मिस करते जा रहे थे। मिसिंग माई डिनर, भाई अभी ऑथर को लग रहा होगा कि भाई अभी तो भाई 9 ही बज रहे हैं भाई, रात के 9 बज रहे हैं, अभी मैं 10 बजे तक डिनर लेता हूँ, पता पड़े भाई अभी तो पता नहीं क्या ही टाइम चल रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स मिस हो गए, डिनर टाइम मिस हो गया, इतनी स्लो हो गई घड़ी। टाइम देखे अरे अभी तो 12 बज गए, मेरे को तो लग रहा था 9 बज रहे। तो इस तरीके से ऑथर के सब अपॉइंटमेंट्स, डिनर टाइम, मीटिंग सब मिस होते जा रही थी क्योंकि घड़ी बहुत स्लो हो गई थी। I gradually drifted back into yesterday, then the day before into the last week, and by the comprehension came upon me that all solitary and alone, I was lingering alone in the week before last and the world was out of sight. अब comprehension का मतलब क्या होता है? To understand something. अब धीरे धीरे ऑथर को ये चीज़ अंडरस्टैंड यानी समझ में आने लगी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अलोन, बिल्कुल अकेला, जहाँ कोई ना हो। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? टू रिमेन समवेयर फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, किसी ऐसी जगह पे आप रह रहे हो या पहुंच गए हो जहाँ यूजुअली आप इतना देर तक रहते नहीं हो। तो ऑथर बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगने लगा था और मुझे वैसा समझ में आने लगा था कि मैं पहले क्योंकि घड़ी स्लो डाउन हो गई तो ऑथर को लगा मैं एक दिन पहले पहुंच गया, एक दिन पहले चल रहा हूँ, फिर उनको लगा मैं 2 दिन पीछे चल रहा हूँ, फिर उनको लगा मैं 1 हफ्ते पीछे चल रहा हूँ। धीरे धीरे ऑथर को लगने लगा कि मैं पास्ट में बिल्कुल अलोन, बिल्कुल सॉलिटरी किसी ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मैं बिल्कुल दुनिया से बहुत परे हूँ, बिल्कुल दुनिया से परे सुस्त पड़ा हूँ बिल्कुल एकदम, और अकेला घूम रहा हूँ जहाँ यूजुअली मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे प्रेजेंट में, क्योंकि घड़ी पीछे चल रही तो ऐसा लग रहा है मेरा समय भी पीछे चला गया है। I seemed to detect in myself a sort of sneaking fellow feeling for the mummy in the museum and a desire to swap news with him. Detect का मतलब क्या होता है? To notice something. जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हो, देखते हो, समझते हो। Sneaking का मतलब क्या होता है? Secretive, बिल्कुल secretly, चुपचाप। तो ऑथर कहते हैं अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इतना पीछे चला गया हूँ कि अब ऐसा लगने लगा है कि मैं चुपचाप उससे दोस्ती कर लूँ, मम्मी से, जो म्यूजियम में मम्मीज रहती थी
कहता है अब तो ऐसा लग रहा है उस जमाने में पहुंच गया कि म्यूजियम में रहने वाली मम्मी से फेलोशिप यानी फ्रेंडशिप कर लूं, दोस्ती कर लूं, उसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, और जितनी भी मेरे पास न्यूज़ है यानी जितनी भी मेरे पास खबर है, जितना भी मेरे पास मेरे व्यूज़ मेरे विचार हैं, सब किससे स्वैप करूं यानी किससे एक्सचेंज करूं, किससे अपने विचार शेयर करूं, मम्मी से। क्योंकि दुनिया से तो अब ऐसा लग रहा है बहुत पीछे पहुंची हूँ, क्योंकि घड़ी तो मेरी पता नहीं कहाँ ही पीछे चलने लगी है, बहुत बहुत स्लो टाइम दिखा रही थी। आई वेंट टू अ वॉच मेकर अगेन। अब ऑथर फिर से अब एक तीसरे वॉच मेकर के पास गए हैं अपनी घड़ी को बनवाने। He took the watch all to pieces while I waited and then said the barrel was swelled. तो अब उसने भी घड़ी पूरी खोली, पूरे पीसेस में कर दी घड़ी को अलग अलग। अब बोला कि जो बैरल है आपकी घड़ी का यानी कि जो ये वाला पोर्शन है आपकी घड़ी के अंदर वो स्वेल्ड है यानी थोड़ा सूज गया है। He said he could reduce it in 3 days. उसने बोला मैं 3 दिन में इसको थोड़ा कम करके इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊंगा। After this, the watch averaged well, but nothing more. इसके बाद घड़ी एवरेज यानी ठीक ठाक चलने लगी, बट नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फॉर अ हाफ डे इट वुड गो लाइक द वेरी मिस्chief and keep up such a barking and wheezing and whooping and sneezing and snorting that I could not hear myself think for the disturbance. तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। बार्किंग यानी भौंकना, व्हीजिंग का मतलब क्या होता है, विसल साउंड, जो सीटी का साउंड होता है उसे व्हीजिंग कहते हैं। वूपिंग मतलब क्राइंग साउंड, जैसे कोई छोटे बच्चे की रोने की जो आवाज़ होती है उसको वूपिंग कहते हैं। स्नॉटिंग मतलब टू मेक नॉइज वाइल ब्रीदिंग थ्रू द नोज, जब कभी कभी कोई सो रहा होता है, किसी को जुकाम होता है तो नाक से जब वो सांस लेते हैं तो ऐसे सीटी जैसे आवाज़ निकलती है नाक से, उसे स्नॉटिंग कहते हैं। स्नीजिंग यानी छींकना। तो ऑथर बोलते हैं कि अब मैंने घड़ी बनवा ली, बट बस समझो घड़ी बन ही गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यानी वो ये सरकास्टिकली बोल रहे हैं। बोलते हैं आधे दिन घड़ी ऐसा लग रहा था मिस्चिफ कर रही है, इतनी मस्ती कर रही है, कभी उसमें से भौंकने की आवाज़ आ रही है, कभी सीटियों की आवाज़ आ रही है, कभी छोटी छोटी रोने टाइप की आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लग रहा है घड़ी छींक रही है, कभी लग रहा है घड़ी पुश कर रही है, पुश हो रही है, अंदर मशीनरी डिस्टर्ब हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि नाक से सीटी निकलने वाली आवाज़। तो इस तरीके से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा था उनकी घड़ी में से बार बार साउंड्स का, कि उनको लग रहा था कि मैं अपने आसपास जो नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्बेंस है उसको क्या ही सुनूं, उससे क्या ही डिस्टर्ब हूँ जब मैं मेरी घड़ी खुद को मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा डिस्टर्बेंस मुझे क्या ही डिस्टर्ब करेगा जब मेरी खुद की घड़ी मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है। एंड एज इट हेल्ट आउट देयर वॉज नॉट अ वॉच इन द लैंड दैट स्टूड बाय चांस एंड अगेंस्ट इट। इस लाइन का मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का मतलब है कि अब इस दुनिया में कोई भी ऐसी वॉच, कोई भी ऐसी घड़ी नहीं बची थी इस लैंड में यानी इस दुनिया में जो अब मेरी घड़ी का मुकाबला कर पाए, क्योंकि मेरी घड़ी कभी फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कुछ भी कर रही है, तो कोई भी घड़ी अब मेरी घड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बट द रेस्ट ऑफ द डे इट वुड कीप ऑन स्लोइंग डाउन एंड फूलिंग अलोंग until all the clocks it had left behind caught up again. It would show a fair and square average and no man could say it had done more or less than its duty. तो अब तीसरी बार जब ये वॉच मेकर के पास अपनी घड़ी ले गए थे तो आधा घंटा तो जैसे ऑथर ने स्लाइड में बताया कि बहुत डिस्टर्बिंग हुआ, बार्किंग, वीजिंग, वूपिंग, स्नॉटिंग, स्नीजिंग, सब कुछ डिस्टर्बेंस किया, बहुत तेज चलने लग गई थी। अब बाकी का बचा हुआ दिन यानी रेस्ट ऑफ द डे क्या करिए, अब जैसे 24 घंटे होते हैं, एक घड़ी में क्या होते हैं 24 घंटे, डिवाइड कर लो 12 घंटे, तो भाई हाफ डे में क्या कर रही थी, इस 12 घंटे में 18 घंटे 18 आवर्स कवर कर रही थी 12 आवर्स में, यानी कि घड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। आधे दिन में 18 घंटे कवर कर ले रही थी 12 घंटे में, और बाकी बचे हुए दिन पे क्या कर रही थी, मान लो सिर्फ 6 आवर्स कवर कर रही थी 12 आवर्स में, यानी बाकी बचे हुए दिन में घड़ी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, स्लो चल रही थी। तो ऑथर बोल रहे हैं और दिन में एक टाइम तो ऐसा आ ही रहा था कि 12 पे 12 बजा दे रही थी, यानी सही टाइम दिखा दे रही थी। तो ऑथर बोलते हैं कि कभी इतनी फास्ट चल रही है, कभी इतनी स्लो चल रही है, और कभी सही टाइम भी दिखा दे रही है, यानी इट वुड शो अ फेयर एंड स्क्वायर एवरेज, यानी कभी इक्का दुक्का बार सही टाइम दिखा भी देती थी मेरी घड़ी। एंड नो मैन, कोई भी आदमी अगर देखेगा उस टाइम पे मेरी घड़ी को तो बोलेगा कि हाँ घड़ी तो अपनी ड्यूटी कर रही है, यानी अपना जो काम है टाइम दिखाने का, सही टाइम दिखाने का, वो तो सही टाइम दिखा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरी घड़ी आधे दिन बहुत तेज चल रही थी और आधे दिन बहुत स्लो चल रही थी, तो इस तरीके की क्रेजी हो गई थी मेरी घड़ी, ऑथर का कहना है। अब यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारी
ऐसे का। बट अ करेक्ट एवरेज इज ओनली अ माइल्ड वर्च्यू इन अ वॉच एंड आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर। तो ऑथर बोलते हैं कि बस पर मुझे तो अभी अपनी घड़ी को एक एवरेज टाइम पे लाना था, यानी करेक्ट टाइम पे लाना था। सही तो चल नहीं रही थी मेरी घड़ी, तो मैं फिर से मेरे इंस्ट्रूमेंट को, मेरी घड़ी को कहाँ ले गया एक अनदर वॉच मेकर के पास। तो यानी कि ये अब चौथा वॉच मेकर है जिसके पास ऑथर अपनी घड़ी को लेकर गए हैं। He said the king bolt was broken। अब वो बोलता है ये वाला वॉच मेकर कि भाई आपकी घड़ी के अंदर जो किंग बोल्ट नाम का पार्ट है वो टूटा हुआ है। I said I was glad it was nothing more than serious। तो ऑथर बोलता है चलो मैं ग्लैड हुआ, मैं सुन के खुश हुआ कि चलो किंग बोल्ट टूटा है वो ठीक कर देगा, इससे ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम मेरी घड़ी में नहीं है। To tell the plain truth, I had no idea what the king bolt was, but I did not choose to appear ignorant to a stranger। अब ऑथर बोलता है सच्ची बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था कि किंग बोल्ट होता क्या है, लेकिन एक स्ट्रेंजर, एक अनजाने आदमी के सामने ऐसा बोलता कि मुझे पता नहीं है क्या, तो भाई वो बहुत अजीब लगता, मेरे लिए लगता कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैंने उसको कुछ ना बोला। He repaired the king bolt, but what the watch gained in one way, it lost in another। तो ऑथर बोलता है कि ठीक है, इस वॉच मेकर ने जो किंग बोल्ट नाम का जो पार्ट था उसको रिपेयर कर दिया, लेकिन what the watch gained in one way it lost in another। यानी एक तरफ किंग बोल्ट ठीक किया, ये चीज़ ठीक हुई, तो दूसरी तरफ खो दिया वॉच ने, यानी वॉच में फिर दूसरी कोई नई प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ से ठीक हो रही है तो दूसरी तरफ से कोई नई प्रॉब्लम आ जा रही है वॉच में। It would run a while and then stop a while and then run a while again and so on, using its own discretion about the intervals। ऑथर बोलते हैं अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब थोड़ी देर सही चलती थी फिर स्टॉप हो जाती थी, फिर थोड़ी देर सही चलती थी फिर स्टॉप हो जाती थी, और ऐसा बार बार होता था डिस्क्रिशन से। डिस्क्रिशन यानी द फ्रीडम टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। तो ऑथर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसा घड़ी को अच्छा लग रहा था, जब मन कर रहा था चल रही थी, जब मन कर रहा था स्टॉप हो रही थी, जब चल रही थी जब स्टॉप, अपने मन से इंटरवल्स यानी थोड़ी थोड़ी देर में रुक रही थी और चल रही थी। अब घड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई। एंड एवरी टाइम इट वेंट ऑफ इट किक बैक लाइक अ मस्किट। अब मस्किट क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ लॉन्ग गन यूज्ड बाय सोल्जर्स। पुराने ज़माने में एक लंबी सी गन होती थी जो सोल्जर्स यूज़ करते थे, कुछ इस टाइप की वो होती थी। तो जब भी इस गन को का ट्रिगर दबाते थे, सोल्जर ट्रिगर दबाए तो इस तरीके से पुश देती थी। तो ऑथर बोलते हैं कि जब भी मेरी घड़ी स्टॉप हो रही थी वो मस्किट गन जैसे एक क्या कर रही थी, किक बैक कर रही थी, यानी कि एक पुश आ रहा था मेरे हाथ पे इस तरीके से कि एकदम से धचका झटका देके मेरी घड़ी बंद हो जा रही थी। I padded my breast for a few days but finally took the watch to another watchmaker। I padded my breast for a few days मतलब मैंने अपने दिल को कुछ दिन तक इस तरीके से समझाया कि अरे चलो कोई बात नहीं, और फिर मैं फिर से एक नए वॉच मेकर के पास अपनी घड़ी को ले गया। अब ये 5वां वॉच मेकर है जिसके पास ऑथर अपनी घड़ी को रिपेयर कराने के लिए ले गए हैं। He picked it all to pieces and turned the ruin over and over under his glass and then he said there appeared to be fresh start। रूइन का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ खराब कर देना, बर्बाद कर देना। तो इस वॉच मेकर ने भी घड़ी उठाई और उसको पूरा खोल दिया और अलग अलग पीसेस में निकाला कि क्या दिक्कत है, और उसने अपने ग्लास यानी अपने अंडर द ग्लास मीन्स अपने चश्मे से पूरी मशीनरी देखी और फिर बोला इसको तो पूरा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी पूरा नया ही इसको पूरा मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। It did well now, except that always at 10 minutes to 10, the hands would shut together like a pair of scissors and from that time forth they would travel together। तो ऑथर बोलते हैं कि अभी रिपेयर करवा दिया, it did well now यानी अब सही चल रही थी, except लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, जब भी घड़ी में 10 minutes to 10 होते थे यानी 10 बजने में अभी 10 मिनट होते थे, बेसिकली 9:50 का जब भी टाइम होता था इस तरीके से, तो जैसे जब कैची सिजर चलाता तो सिजर के दोनों पार्ट्स एक साथ चलते हैं, मेरी घड़ी के भी दोनों कांटे एक साथ चलने लगते थे, यानी जैसे 10 बजने में 10 मिनट हुए, दोनों घड़ी की सुई, दोनों घड़ी के कांटे 10 पे इस तरीके से आए, तो ये दोनों कांटे एक साथ चलने लगेंगे, पूरे एक साथ गोल साथ घूमने लगेंगे। अब ये प्रॉब्लम आ गई थी इसकी घड़ी में। The oldest man in the world could not make the head or tail of the time of the day by such a watch, and so I went again to have the thing repaired। तो ऑथर बोलते हैं कि जो इस दुनिया का सबसे बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, यानी बूढ़े व्यक्ति का मतलब है सबसे समझदार से समझदार व्यक्ति भी इस घड़ी का हेड और टेल नहीं बता पाएगा, यानी इस घड़ी का टाइम नहीं बता पाता कि भाई समय क्या हो रहा है। तो इसी वजह से फिर से मैं एक वॉच मेकर के पास गया अपनी वॉच को रिपेयर कराने
छठी बार अब 6th वॉच मेकर के पास ही अपनी घड़ी को ठीक कराने आए हैं। This person said that the crystal had got bent and the main spring was not straight. अब इस छठे नए वॉच मेकर ने क्या बोला कि भाई आपकी घड़ी में जो क्रिस्टल है वो गॉट बेंट हो गया, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और जो मेन स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग होती है ना अपनी घड़ी में अंदर इस तरीके से जो स्प्रिंग होती है, जो आपकी स्प्रिंग है ना वो स्ट्रेट नहीं है, यानी सीधी नहीं है, कुछ आड़ी टेढ़ी हो गई है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। He made these things all right and then my timepiece performed unexceptionally. तो ऑथर बोलते हैं कि इस नए वॉच मेकर ने मेरी ये सारी चीज़ें राइट कर दी घड़ी में, और मेरा जो टाइम पीस है यानी जो मेरी वॉच है अब बहुत अनएक्सेप्शनली यानी बहुत ही परफेक्टली अब सही से चल रही थी। सेव दैट नाउ एंड देन आफ्टर वर्किंग अलॉन्ग क्वाइटली फॉर नियरली 8 hours एवरीथिंग इनसाइड वुड लेट गो ऑफ अ सडन एंड बिगिन टू बज लाइक अ बी। तो ऑथर बोलते हैं घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी मेरी, और 8 घंटे तक, 8 hours लिखा है ना, 8 घंटे तक बिल्कुल सही चली, और पता नहीं इसके अंदर सडनली अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरी घड़ी बी, हनी बी यानी एक मधुमक्खी की तरह बज करने लगी, जैसे हनी बी साउंड निकालती है ना ऐसे ज़्ज़ वाला, इस तरीके से कुछ सडनली मेरी घड़ी में आवाज़ आने लगी। बढ़िया चली 8 घंटे, फिर पता नहीं साउंड निकालने लगी मेरी घड़ी। And the hands would straight away begin to spin round and round so fast that their individuality was lost completely. तो जो घड़ी के हैंड्स है, हैंड्स यानी घड़ी के जो कांटे, वो इस तरीके से स्पिन करने लगे, इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड इतनी फास्ट घूमने लगे मेरी वॉच में कि जैसे कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठे हैं, यानी कि घड़ी के कांटे जैसे खुद पर से अपना आपा खो बैठे, इस तरीके से फास्ट फास्ट चलने लग गए। And they simply seemed a delicate spider's web over the face of the watch. तो घड़ी का जो ये हिस्सा होता है इसको घड़ी का फेस कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब घड़ी का फेस देख रहा हूँ वॉच में, तो ऐसा लग रहा है कोई मकड़ी का जाला बन रहा है, इतनी तेज 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 वो चल रही है। She would reel off the next 24 hours in 6 or 7 minutes and then stop with a bang. Reel off का मतलब क्या होता है? Move fast without any effort. बिना एफर्ट, बिना मेहनत करे जब आप ऐसे फास्ट 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 चलते जाते हो, उसे रील ऑफ कहते हैं। अगेन ये जो वर्ड है शी, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, शी यूज हुआ है यहाँ घड़ी के लिए। तो बोल रहे हैं कि घड़ी, ऐसा लग रहा था कोई मेहनत नहीं कर रही, घड़ी के कांटे और फटाफट फटाफट फास्ट 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 गोल गोल इतनी तेज तेज घूमने लगे कि ऐसा लगा उन्होंने 24 घंटे 24 आवर्स 6 से 7 मिनट में कवर कर लिए, यानी पूरे 24 आवर्स घड़ी ने फास्ट चल चल के 6 से 7 मिनट्स में कवर कर लिए थे। इतनी तेज चलने लगे घड़ी के कांटे, और फिर सडनली घड़ी एक बैंग के साथ क्या हो गई? स्टॉप। बैंग यानी अ सडन लाउड साउंड, तो एक आवाज आई बहुत जोर से झटका हुआ और घड़ी फिर बंद हो गई। आई वेंट टू अ हैवी हार्ट टू वन मोर वॉच मेकर। अब भैया ऑथर पागल ही हो गए अपनी घड़ी के लिए। अब बड़ा भारी दिल करके वो फिर से एक 7वें वॉच मेकर के पास गए अपनी घड़ी को ठीक कराने के लिए। एंड लुक्ड ऑन वाइल ही टुक हर टू पीसेस, और इस वॉच मेकर ने भी खोल के अलग अलग पीसेस दूर कर दिए, अलग अलग पीसेस में सेपरेट कर दिया पूरी घड़ी को। देन आई प्रिपेयर्ड टू क्रॉस क्वेश्चन हिम रिजिडली फॉर दिस वॉज गेटिंग सीरियस। रिजिडली का मतलब क्या होता है? थोड़ी कठोरता से। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने थोड़ी कठोरता से उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या दिक्कत है मेरी घड़ी में, बार बार क्यों प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था, बार बार घड़ी के लिए उसको रिपेयरिंग करानी पड़ रही थी। द वॉच हैड कॉस्ट $200 ओरिजिनली जब ऑथर ने अपनी घड़ी खरीदी थी तो सिर्फ $200 $200 की खाली घड़ी खरीदी थी। एंड आई सीम टू हैव पेड 2 or 3,000 फॉर रिपेयर, और ऐसा लग रहा है अब रिपेयर कराने में, इसकी मरम्मत कराने में, सुधारने में $2,000 से $3,000 खर्च हो गए। तो ऑथर का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया भाई कि क्या दिक्कत है घड़ी में। While I waited and looked on, I presently recognized in this watchmaker an old acquaintance. तो ऑथर सोचते हैं इस वॉच मेकर को देखे कि यार मैंने ना ये ना मेरा कोई ओल्ड एक्वेंटेंस, कोई पुराना जाना पहचाना लग रहा है मुझे ये वॉच मेकर मुझे। तो ऑथर उसको देखने लगे, तो ऑथर को याद आया कि अरे ये तो अ स्टीम बोट इंजीनियर ऑफ अदर डेज है, यानी पुराने ज़माने में ये तो स्टीम बोट इंजीनियर था, यानी जो स्टीम बोट होती है उसको चलाने वाला एक इंजीनियर था, अदर डेज यानी पुराने ज़माने का, थोड़े पुराने दिनों का। एंड नॉट अ गुड इंजीनियर, और ये कोई अच्छा इंजीनियर भी नहीं था, इतना कोई इतना स्किल नहीं थी इसके अंदर। He examined all the parts carefully, just as the other watchmakers had done. Examined मतलब checked,
तो इसने भी उन सारे वॉच मेकर्स की तरह इसने भी वो घड़ी के सारे पार्ट्स को खोला, चेक किया और देखा, एंड देन डिलीवर्ड हिज वर्डिक्ट विद द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ मैनर। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट या डिसीजन। तो जैसे दूसरे वॉच मेकर्स पूरे पार्ट्स खोल दे रहे थे बार बार घड़ी को और बोल रहे थे फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा इसमें ये करना पड़ेगा वो, तो इसने भी वही अपना जजमेंट डिलीवर किया जैसे दूसरे वॉच मेकर्स कर रहे थे, उसी कॉन्फिडेंस के कि इसको तो पूरा फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा इसको पूरी मरम्मत पूरी रिपेयरिंग लगेगी। तो उसने भी यही चीज़ बोली। ही सेड, और क्या बोला इस स्टीम बोट इंजीनियर ने जो कि वॉच मेकर था? शी मेक्स टू मच स्टीम, यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वाल्व। अब शी मेक्स टू मच स्टीम, तो ये स्टीम बोट इंजीनियर बोलता है कि आपकी गाड़ी में से बहुत ज़्यादा स्टीम यानी बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। अब क्योंकि स्टीम बोट इंजीनियर था तो बोलता है आपकी गाड़ी में से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, कुछ भी बोलने लगा। तो आप यू वांट टू हैंग द मंकी रेंच ऑन द सेफ्टी वाल्व। मंकी रेंच क्या होता है? ये जो पार्ट होता है इसको मंकी रेंच कहते हैं। और सेफ्टी वाल्व क्या का मीनिंग क्या होता है? डिवाइस इन अ मशीन दैट अलाउज स्टीम और गैस टू एस्केप फ्रॉम इट। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है सेफ्टी वाल्व। ये जो सेफ्टी वाल्व होता है, जब भी किसी मशीन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत स्टीम या गैस भर जाती है तो इस पार्ट को उसमें फिक्स कर दें तो पूरी स्टीम निकल आती है। तो वो बोलता है कि आप मंकी रेंच की मदद से इस तरीके से कसो और ये जो आपका सेफ्टी वाल्व है इससे पूरी स्टीम निकाल दो अपनी घड़ी में से, ऐसा कर लो आप। आई ब्रेन्ड हिम ऑन द स्पॉट एंड हैड हिम बरीड एट माई ओन एक्सपेंस। अब ऑथर बोलते हैं मैंने बहुत ब्रेन किया ने, मैंने इतना अपना दिमाग लगाया और फिर मैंने सोच लिया कि अब भले मैं इस घड़ी को कहीं बरी कर दूंगा, कहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अब अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे लागू नहीं करूंगा इस घड़ी पे, चाहे भी टूट जाए, खत्म हो जाए, अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये तो कुछ भी कह रहा है कि घड़ी में स्टीम भर गई है, स्टीम निकालो। ऐसा कभी होता है क्या? माई अंकल विलियम, नाउ डिजीज्ड alas, used to say that a good horse was a good horse until it had run away once, and that a good watch was a watch until the repairers got a chance at it. अब डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? डेड, यानी जिसकी डेड हो चुकी है। तो अब ऑथर कहते हैं कि मेरे एक अंकल विलियम थे, अब वो मर चुके हैं, अल्लाह से, यानी बड़े दुख की बात है कि अब वो नहीं रहे। तो ऑथर कहते हैं कि वो कहते थे कि एक अच्छा घोड़ा वो घोड़ा होता है until it had run away, जब तक वो दौड़ रहा है रेस में और तुम्हें जिता रहा है तब तक वो बढ़िया घोड़ा है। उसी तरीके से एक अच्छी घड़ी, एक अच्छी वॉच भी वही वॉच होती है जब तक रिपेयरर्स का यानी घड़ी बनाने वालों का उस पर कोई हाथ नहीं डाला, यानी कोई चांस नहीं मिला। यानी जिस दिन घड़ी बनाने वालों ने घड़ी आपकी खोल दी कि चलो अब मैं इसको ठीक करता हूँ, समझ लो उस दिन से आपकी घड़ी का बैकवर्ड काउंटिंग शुरू, कोई वो ठीक नहीं होगी, आने वाले टाइम में वो खराब ही होगी। तो इस तरीके से अपने अंकल विलियम की उनको कुछ बातें याद आ रही थी ऑथर को। एंड ही यूज्ड टू वंडर what became of all the unsuccessful tinkers and gunsmiths and shoemakers and engineers and blacksmiths, but nobody could ever tell him. अब यहाँ वर्ड आया है टिंकर्स। टिंकर्स का मतलब क्या होता है? पीपल हु ट्राई टू रिपेयर समथिंग विदाउट एनी नॉलेज और स्किल। तो वो लोग जो किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं, सुधारते हैं, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं कि कैसे करना है, फिर भी लगे हुए हैं सही करने में। गन स्मिथ्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो गन बनाते हैं या गन को रिपेयर करते हैं, बंदूकों को। शू मेकर्स यानी जो जूते बनाते हैं या जूतों को रिपेयर करते हैं। इंजीनियर्स वही जो इंजीनियर्स होते हैं। ब्लैक स्मिथ्स कौन होते हैं? लोहार, जो आयरन मिल्स मतलब में काम करते हैं, लोहे के से रिलेटेड काम करते हैं। तो आखिरी में ऑथर वंडर करने लगे यानी हैरान होने लगे और सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या हो गया था मेरी घड़ी में कि सारे टिंकर्स, गनस्मिथ, शू मेकर्स, इंजीनियर्स, ब्लैक स्मिथ, जिसको मैंने घड़ी दिखाई अपनी, इतने वॉच मेकर्स को दिखाई, सब लोग अनसक्सेसफुल रहे, यानी कोई भी मेरी घड़ी को परफेक्टली ठीक नहीं कर पाया। और जब ऑथर ने इन सब लोगों से ये सवाल पूछा कि भाई क्या दिक्कत थी मेरी घड़ी में, क्यों नहीं मेरी घड़ी ठीक हो पाई, तो नोबडी कुड एवर टेल हिम, किसी ने इसको कोई सही जवाब दे ही नहीं पाया क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है खत्म। और अब बारी आती है मैसेज की, जो कि ऑथर हमें यहाँ देना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो अगर इस पूरी ऐसे का अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करो तो बहुत से अलग अलग मैसेज निकलते हैं, बट जहाँ मुझे लगता है वो ये है कि ऑथर ये मैसेज देना चाह रहे कि अगर किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी
जो ओरिजिनली वो चीज़ अगर आप उसको ख़त्म करोगे तो वो चीज़ कभी बेटरमेंट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगी, वो उसका बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो पिछड़ती जाएगी। उसी तरीके से घड़ी जब शुरुआत में सिर्फ गिरी थी तो 4 मिनट पीछे चल रही थी, उसको कुछ नहीं कराना था, चलती रहती। भाई जो भी टाइम देखता वो 4 मिनट पहले देखता या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से घड़ी का टाइम ठीक कर लेता, घड़ी बढ़िया चलती। लेकिन वो 7 वॉच मेकर्स के पास गया, बार बार उसकी ओरिजिनलिटी में ऑथर ने क्या किया, डिस्टर्बेंस किया, इस वजह से घड़ी अल्टीमेटली खराब ही हो गई और बहुत पैसे भी खर्च हो गए उस घड़ी को सिर्फ रिपेयर करने में। सो दिस वॉज अ मैसेज इन दिस ऐसे। आई होप आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com। जैसे आप जाएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे अलग से इंग्लिश वोवन वर्ड्स का ऑप्शन दिया है। अगर आपको वोवन वर्ड्स को बुक के वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे वीडियोस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।